नमस्कार। संसद टीवी के कार्यक्रम संवाद श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। संवाद श्रृंखला के अंतर्गत हम देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और आज हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां देश की, दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, अपने प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करती हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां का किसान रिकॉर्ड मात्रा में अनाज का उत्पादन करता है। एक ऐसा राज्य जहां के युवा देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते हैं। सबसे ज़्यादा भर्तियां सेना में इसी राज्य से होती हैं। और खेलों की बात करें तो इस राज्य के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं संवाद श्रृंखला में। मनोहर लाल जी, प्रणाम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के कार्यक्रम संवाद श्रृंखला में। धन्यवाद। लगभग 7 साल होने को हैं आपको मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने हुए। 2014 में जब आप मुख्यमंत्री बने और 2021 अभी चल रहा है। इन 7 वर्षों में विकास के बहुत काम हुए हैं प्रदेश में। इन कामों को अगर अब आप देखें तो 2014 और 2021 कहां से कहां प्रदेश को आप देख रहे हैं कि मूव किया है प्रदेश ने, और इस विकास के काम को अंजाम देने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हर्ष जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सबसे पहले तो संसद टीवी के जो भी दर्शक हैं उनको ये इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2 जो चैनल हैं, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इनका जो विलय करके और एक प्लेटफॉर्म पर सबको को लेकर के और आप आए हैं। इससे बहुत बड़ी सुविधा एक दर्शकों को भी हुई है, प्रबंधकों को भी हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। अभी जैसा आपने ये 7 वर्ष की हमारी जो कहानी है उसके बारे में पूछा है, ये तो सर्वविदित है ही है कि 2014 में जब मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे ऊपर आया, उस समय सब लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि मेरा कोई इस प्रकार का अनुभव नहीं था। ये ठीक है कि शासकीय अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा सामाजिक जीवन, वो 34 वर्ष का जो मेरा सामाजिक कार्यकाल है काम करते हुए, उसमें बहुत से अनुभव मेरे ऐसे ज़रूर हैं कि हमको क्या करना है। टारगेट हमको पहले से पता था, कैसे करना है ये हमने धीरे धीरे उसको सीखा। सीखने के बाद और एक ऐसे स्टेज पर आने के बाद हमको लगा कि अब बहुत चीज़ें एक सरल गति से चल पड़ेंगी। तो टारगेट सामने था, सरल गति से चलाने के लिए हमने विकास के सारे वो आयाम जो जनता की अपेक्षा थी वो हमने पूरा किया। सबसे पहले 2015 में ही मैंने सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और उन 90 विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ क्या हैं इसकी जानकारी ली और सब जगह जो उनकी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हमने घोषणाएं भी की। लगभग 2500 घोषणाएं तो मैंने उस एक दौरे में कर डाली थी और उसको लगातार पूरा करते रहे, ताकि विकास के नाते, चाहे वो छोटे छोटे काम थे, गांव के, गली के, नाली के, ये सब काम थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, चाहे लोगों की यानी अपने जीवन शैली को सुलभ करने के नाते कुछ व्यवस्थाएं करने की बातें थी, ये सारे विषय हमने किए हैं। और करते करते 7 साल के कार्यकाल के बाद मैं कह सकता हूँ कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं बड़े हद तक हमने उसको पूरा किया है। पूरा करने में हमको अगर किसी चीज़ का सहारा सबसे ज़्यादा लेकर के लाभ मिला वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम देखते हैं कि इन कामों को करने में सब सरकारें करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं, खास करके जो भ्रष्टाचार की कहानियाँ, ये सारी हम सुनते थे, उनको कैसे चेक किया जाए, तो हमने उसके लिए पारदर्शिता लाने का जो काम किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम बनाए ताकि
कम से कम जो ह्यूमन इंटरफेस जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम रहे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामों को आगे बढ़ा सकें, तो एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमें प्रेरणा जो मिलती है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती है। उन्होंने जिस प्रकार से कामों को हमको बताया, सिखाया, बहुत बड़ा एक हमारे लिए वो संबल है। और आज हम मैं कह सकता हूँ कि देश के बहुत प्रांतों में हम सबसे अग्रणी कई चीज़ों में हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने कहा कि आपने लगभग 2,500 घोषणाएं की मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक नहीं, उस पहले दौरे में एक ही साल में आज तक तो 8,500 घोषणाएं हो चुकी हैं। और इन घोषणाओं में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है अब तक? लगभग 85% या तो कंप्लीट हो गए हैं या उस पर काम अभी चल रहे हैं। 10 से 15% ऐसी हैं जो किन्हीं किन्हीं कारणों से उसमें विलंब हुआ, कुछ उसमें नॉन फिजिबल भी हुई, कहीं ज़मीन की समस्या आई, कहीं मानो कई प्रकार से कोई विवादों में ज़मीन थी, उसके कारण से वो रुकी हैं। उस पर भी हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कम से कम एक बात मैं कह सकता हूँ कि हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमें पैसे की दिक्कत नहीं आई कहीं भी। आज भी हम जितना आवश्यकता जहाँ की होती है उसको हम पूरा कर रहे हैं। मनोहर लाल जी, आपने बहुत सही कहा कि जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आपने अपने प्रशासन में लाने में सफलता प्राप्त की, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, और यही वजह रही कि अपनी सारी घोषणाओं में लगभग 85% आप पूरी कर चुके हैं। जैसा कि आपने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी टेक्नोलॉजी को बहुत प्रेम करते हैं और इसी माध्यम से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी वही रास्ता एक तरीके से अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ संपर्क में आप लगभग 90 के शुरुआती दशक से आए। बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं, उसको अपने राज्य में आपने इम्प्लीमेंट भी किया है। 3 चीज़ मोदी जी कहते हैं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और सबका विश्वास भी हो, और सबका प्रयास हो, और सबका प्रयास भी हो। चौथी बात जोड़ दी उन्होंने। जी, तो आपने भी अपने राज्य के लिए कोई अलग से मंत्र रखा है? इसको तो आप पालन कर ही रहे। पहली बात तो आपने टेक्नोलॉजी की कही। मुझे भी अगर टेक्नोलॉजी को सिखाने वाले और उस पर आगे बढ़ाने वाले शख्स हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि मैं संगठन मंत्री हरियाणा प्रदेश था, तो उनके पास प्रभार था हरियाणा के क्षेत्र का। एक दिन सुबह सुबह वो आए, अपनी गाड़ी से 3 डब्बे निकलवाए और मुझे पूछा खोलने के बाद कि ये क्या है। मुझे उस समय एक जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होते हैं, उसका मॉनिटर, मुझे लगा ये छोटा कोई टीवी होगा। कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जब सारी जानकारी दी उस कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं, उस दिन से मुझे शौक़ हुआ। ये है 1995 की बात, 1995, यानी आज से 26 साल पहले। और उसके बाद उसी आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने पार्टी का काम करते समय भी उसका उपयोग किया। आज सरकार का काम करते समय भी हमारे सभी डिपार्टमेंट्स अब ई-गवर्नेंस पर आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को इसमें देता हूँ। और जहाँ तक आपने दूसरा विषय पूछा है कि 3 मंत्र जो हैं मोदी जी के जो 4 मंत्र हैं, मैं जब चुनाव में उतरा 2014 में, तो मुझे ये लगा कि हमारा समाज का जो बंटवारा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के भागों में बटा हुआ है। उनके भिन्न भिन्न सेक्शन बने हैं, एक दूसरे से दूरियां बनी हैं। समाज का जो एकीकरण है वो कहीं कम है। समाज के लोगों का प्रदेश के प्रति जो एक महसूस करना चाहिए उनको जुड़ाव, वो जुड़ाव कहीं कम है। मैंने उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और ये इतना इस बात को लेकर के लोगों में आकर्षण बना कि वास्तव में ये कमी है। हमें सारे प्रदेश, सारे समाज को मिल कर के अपने प्रदेश के साथ जुड़ना चाहिए। प्रदेश की प्रगति होगी तो हमारी सबकी प्रगति होगी। प्रदेश पीछे रह जाएगा तो फिर समाज तो पीछे रहेगा ही रहेगा। और उसको धारणा को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे समाज के लोग हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, हम इस प्रकार से काम करते हैं कि समाज के हर वर्ग को लाभ हो। केवल मेरा लाभ, मेरे परिवार का लाभ, मेरी पार्टी का लाभ, मेरे जाति का लाभ, इसकी बजाय हरियाणा का टोटल वर्ग उसमें लाभान्वित हो, इसमें सब लोग काम कर रहे हैं और उसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है। समान विकास की जो बात उस समय मैंने कही थी, सभी 90 के 90 विधानसभाओं में हमने कभी ये उसमें ध्यान नहीं रखा कि कौन सी विधानसभा पर किस पार्टी का विधायक है। सारे 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के हैं, हरियाणा मेरा है, मैं हरियाणा का हूँ। इस भाव को लेकर के काम किया तो इसका बहुत बड़ा एक हमको प्रसाद मिला है, ऐसा मैं दावे से कह सकता हूँ। जब विकास की बात आती है
तो आप समभाव रखते हैं, विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस क्षेत्र का विकास उसी गति से होगा जितना आपके अपने क्षेत्र का होगा। ये सामान्यतः विपक्ष के विधायक भी कहते हैं, हमारे अपने तो कहते ही कहते हैं। हमने जैसे इसका पहला प्रयोग किया 1915 में, पहला जब सेशन था तो मैंने उस समय शायद 14 में ही हो गया था वो सेशन, और फिर दूसरा सेशन अभी 2019 में भी आया। दोनों बार हमने क्या किया कि सभी विधायकों को प्रथम ही किस्त 5 करोड़ रुपए की सब विधायकों को दी। 450 करोड़ रुपए उसमें दिया, 450 करोड़ रुपए अभी भी दिया कि ये अपने अपने क्षेत्र के काम अपनी प्रायोरिटीज वो करवा सकते हैं। हमने उसमें कहीं दुविधा नहीं रखी। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी लगभग 13 साल एक राज्य के, एक विकसित राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो एक राज्य की क्या डिमांड होती हैं, एक राज्य की क्या समस्याएं होती हैं, उनसे बेहतर और शायद कोई नहीं जानता या कम लोग ही जानते होंगे। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमने देखा कि केंद्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गईं जिससे इसका फ़ायदा राज्यों के दूर दराज के लोगों को भी हो, गरीबों को हो, वंचितों को हो। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपने भी अपने राज्य में लागू की। किस हद तक उसमें सफलता पाई और राज्य की जनता इससे कितनी खुश है? देखिए, उसमें एक बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि उसमें जो हमारा योजना विभाग जो होता था, योजना की और जो काम नीति, जिसका अब नीति आयोग बना है, उससे पहले वो जो विभाग होता था उस समय सब प्रदेश अपने अपनी मांगे लेकर के वहाँ पहुँचते थे, हमको इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, और सेंटर का कंट्रोल बहुत बना रहता था। सेंट्रल कंट्रोल जो स्कीमें होती थी, उन स्कीमों के आधार पर वो अलग अलग से पैसे का बंटवारा, अलग अलग से उनके ऊपर कंट्रोल करना। लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ा काम आकर के किया उनका कि ये प्रदेशों की एक प्रकार की जो स्वतंत्रता है, एक प्रकार की जो उनकी काम करने को उनको छूट है, उसके ऊपर एक बंधन है। तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कंसेप्ट शुरू किया, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कि हम सारे प्रदेश के सब जो प्रदेश हैं देश के, सब प्रदेश मिल करके काम करेंगे और एक कोऑपरेटिव भावना से करेंगे। तो उस समय नीति आयोग का गठन हुआ है। तो जो नीति आयोग के माध्यम से केवल नीतियां बनाई जाती हैं, प्रदेशों को पूरी छूट है, और उनको जो स्कीमें हैं उन स्कीमों का पैसा भी लमसम दे दिया जाता है। लगभग 42% पैसा प्रदेशों को उनकी नीतियों की, उनकी अपनी योजनाओं की एक प्रकार से खुली छूट है, किस प्रकार से उसको क्रियान्वित करते हैं। अब इसमें से जो केंद्र की ओर से हमें नए नए प्रोग्राम मिले, उन प्रोग्राम में हमने एक एक करके उनको लागू किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हमको 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा एक कंसेप्ट उस समय का हमको ध्यान में आया कि जेंडर रेशो का अगर ध्यान नहीं रखा तो एक सामाजिक संतुलन खराब हो जाएगा और समाज में बहुत प्रकार की विकृतियाँ ये पैदा हो जाएंगी। उस पर हमने ध्यान किया और हमने सफलता पाई। जो 871 की जेंडर रेशो थी, आज वो 911 की जेंडर रेशो हो चुकी है, और हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की। हमने स्वच्छता अभियान चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, इसको एक प्रकार से पूरी तवज्जो दे करके, और आज मुझे खुशी है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र उसमें देश भर में प्रथम स्थान के ऊपर आया। उनमें उज्ज्वला योजना शुरू की कि घर घर के अंदर सिलेंडर कैसे पहुँचे। सिलेंडर हमने 9.25 लाख सिलेंडर घरों में यानी बंटवा करके उनको दिलवा करके, और हमने केरोसिन मुक्त अपना प्रदेश किया। पहला प्रदेश हरियाणा केरोसिन मुक्त हमने घोषित किया। आज प्रदूषण के नाते से उसमें कमी आई। पर्यावरण का संरक्षण, उसके अंदर भी हमने, चाहे पानी की बात हो, चाहे पराली को न जलाने की बात हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने की बात हो, पर्यावरण की सुरक्षा का भी हमने पूरा ध्यान रखा। खास करके जो कोविड के बाद हमको ये जो ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, इसका एक आभास हुआ, उसको दूर करने के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में और पग उठाए कि ऑक्सीजन किस प्रकार से ज़्यादा यानी जंगल, पेड़ों के माध्यम से, वन के माध्यम से हमने गांव-गांव में जो वन लगाया, इस बार उनका नाम ही ऑक्सीवन रखा। रोजगार भी युवाओं को देना आपकी सरकार का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। योजनागत तरीके से आप युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित करने का, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसमें आपकी आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इसमें हमने कई काम किए हैं। पहला तो एक डाटा क्रिएट करने का काम के भी बेरोज़गार हैं तो किस प्रकार के बेरोज़गार हैं, उनकी पढ़ाई क्या है, उनकी स्किलिंग क्या है, इसका हमने डाटा तैयार किया। फिर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको अभी कोई काम नहीं मिला है, उनके लिए हमने एक विशेष व्यवस्था की
कि ऐसे सब युवाओं को सक्षम युवा नाम से एक योजना चलाई, जिसके अंदर ग्रेजुएट्स को 7,500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट्स को 9,000 रुपया मासिक, 100 घंटे काम के बदले। और ये 100 घंटे का काम, टेम्परेरी काम जो है, ये सरकारी विभाग, हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन, ये सब उसको देते हैं, ताकि उसकी जेब में अगर थोड़ा पैसा पहुंच जाएगा तो अपनी प्रगति में वो आगे बढ़ेगा। आखिर उसको माता पिता के ऊपर एक बोझ बन के नहीं रहेगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो खाली घूम रहा है और हर समय माता पिता को तंग करता है। वो अपनी प्रगति खुद कर सके अपने पैसे से, और ये थोड़ा पैसा भी उसको बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। और लगभग 1 लाख से ऊपर युवक इसमें उनको लाभ अभी तक मिल चुका है। इसी प्रकार जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको अप्रेंटिसशिप में भी हरियाणा जो है देश का प्रथम राज्य है, क्योंकि उसमें बहुत से प्रावधान तो पहले हैं कि इतने % हर संस्थान को लोग अप्रेंटिसशिप पर रखने पड़ेंगे, कोई रखता नहीं था, हमने उसको लागू किया। तीसरा, हमने कौशल विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नौजवान पढ़ लिख तो जाता है, 3R एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसको कौशल के नाते, उसको हुनर के नाते वो कहीं नहीं है, उसको कुछ करना नहीं आता अभी तक। अलग से हमने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय पलवल में, और मैं समझता हूँ ये भी हरियाणा में सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो इस नाम से कौशल विश्वविद्यालय से अलग से हमने किया। फिर हमने MSME एक अलग से विभाग बनाया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री नया युवक नहीं लगा सकता, छोटी इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देने के लिए उसको अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए। हमने MSME जो छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से लगभग 50,000 छोटे उद्योग हमने इस गठन के बाद और उनको लगवाए और उनको बैंकों से सहायता दिलवाई। मुद्रा स्कीम केंद्र की स्कीम है, पहले उसमें कठिनाइयाँ आती थी, वो कठिनाइयाँ हमने दूर की। एक सबसे बड़ी बात जो हमने की कि जितनी भर्तियाँ, सरकारी भर्तियाँ, जिसके अंदर पहले बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार होता था, उसको हमने मेरिट पर किया। और मेरिट बेस्ड जब नौकरी होने लगी, उस समय विद्यार्थी थे, उनको भी लगा कि अगर हमारी मेरिट अच्छी नहीं आएगी तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ाई के अंदर शौक उनका बढ़ा। आपने ये भी कहा कि राज्य में जो नौकरियां मिलें, इसमें राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए कुछ आरक्षण की भी व्यवस्था हो, कुछ रिजर्वेशन भी हो। इसका जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, देश की बड़ी कंपनियां, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विकास प्रभावित होता है। देखिए, उसमें हमने एक रास्ता बीच का निकाला है कि कोई बड़ी पोस्ट जिनके आधार पर सारी कंपनियां चलती हैं, जो हाईली स्किल्ड ऐसे जो लोग होते हैं, उसके ऊपर इसको लागू नहीं किया। हमने इसको एक सीमा में कि खास करके ग्रुप डी की नौकरियां, ग्रुप सी की नौकरियां, उसमें प्रदेश का व्यक्ति यदि उसको नौकरी मिलती है तो एक संतोष होता है प्रदेश के लोगों को भी, और इनको रोज़गार मिलेगा तो प्रदेश की प्रगति होगी। तो रोज़गार ही एक मोटिवेशनल एक फैक्टर हमारे लिए है कि जितना रोज़गार ज़्यादा मिलेगा उतना प्रदेश की सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए रोज़गार के लिए हमने वो किया है और बहुत बड़ा विरोध उसमें नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर विकास और ख़ास करके आर्थिक विकास और आर्थिक सुधारों पर बहुत रहता है। अगर आर्थिक अर्थ जगत की बात करें तो राज्य में GST कलेक्शन की अभी क्या ताज़े आंकड़े हैं, और साथ में राजस्व प्राप्ति को लेकर किस हद तक आगे बढ़ा है प्रदेश आपका? देखिए, हमारा प्रदेश खास करके आसपास के पड़ोस के प्रदेशों में, कोई एक समय जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा इज़ पुअर कज़न ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच इट वाज डिवाइडेड। लेकिन आज हम कह सकते हैं, जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है, हरियाणा इज़ बिग ब्रदर ऑफ दैट स्टेट। इसलिए हरियाणा और पंजाब का अगर आज तुलना करें तो पंजाब का GST और पंजाब का रेवेन्यू कलेक्शन यानी हरियाणा से आधा है, हरियाणा का डबल है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, शांति वातावरण है। देश के किसानों का कल्याण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर इस बात पर भी रहा है। किसानों की आय दुगनी हो, उन्हें अपने फसलों के लिए मानसून पर निर्भर न रहना पड़े, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज समय पे मिलें, सस्ते दामों पर मिलें, उर्वरक अच्छे मिलें। हमने बिल्कुल ठीक कहा है एकदम, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते जो यहाँ का किसान है, यहाँ की कृषि है, उसकी अवहेलना कभी की नहीं जा सकती। देश के प्रधानमंत्री ने जो आय को डबल करने की बात की, उसमें बहुत सी योजनाओं को हमने लागू किया है। MSP की जहाँ तक बात करते हैं तो पूरे देश भर में तो केंद्र सरकार की ओर से खरीदी जाने वाली मात्र 2 फसलें हैं, जिसमें धान है, चावल है। हम यहाँ 11 फसलें MSP पर खरीदते हैं। इसलिए कोई भी फसल बुआई होती है उसको हम MSP पर खरीदते हैं।
कहीं बाज़ार के अंदर बहुत कम कीमत अगर कुछ सब्जियों की फलों की हो जाती है तो वो तो चूँकि सरकार प्रोक्योर नहीं कर सकती, पेरिशेबल आइटम है, उसमें हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है कि कीमत से अगर कम बाज़ार में भाव बिकता है तो जितनी कमी होती है वो नुकसान, वो घाटा भावांतर भरपाई की योजना के माध्यम से सरकार जो है वो वहन करती है। किसान की जो फसल है उसकी बिक्री होने के बाद उसको पेमेंट डीबीटी के माध्यम से हमने इस साल में, पिछले साल में 29,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से भेजा है, जो बहुत बड़ा एक सुख किसान के लिए है। किसान अगर बिचौलिए से मुक्त हों, किसानों को ये आज़ादी हो कि वो कहीं भी देश भर में अपनी फसल को ले जाकर बेच सकें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, उसके पहले फसल पैदा हो, उसके पहले उनको एक तय रेट हो जाए, उसी रेट पर मिले, इसके बावजूद क्या वजह है कि कुछ वर्ग इसका विरोध कर रहा है? देखिए, चूँकि लगातार नरेंद्र मोदी, जैसे आपने बताया, केंद्र सरकार में 7 साल से वो शासन कर रहे हैं, 7 साल से हरियाणा में हम भी शासन कर रहे हैं, देश के बहुत राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ करके आगे आ गई है। तो ये जो राजनीतिक लोगों की छटपटाहट, खास करके विपक्षी लोगों की, कि जिस प्रकार का एक उपलब्धियों का जो श्रेय है नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, हरियाणा में ये हमको मिल रहा है, उनको सबको ये लगता है कि बहुत वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी अब हिलने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है। उनके अपने राजनीतिक भविष्य, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। कोई ना कोई चीज़ें, बहाना ढूंढ करके और कैसे आलोचना करने के लिए लोगों को उकसाया जाए, उनको एक 3 कानून का एक साधन मिला विपक्षी लोगों को, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है, चाहे अन्य विपक्षी दल हैं। खास करके इस बेल्ट में कम्युनिस्ट कभी पार्टियां अपने शासन के नाते सपना ले भी नहीं सकती हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स उनके हैं, पंजाब में, हरियाणा में भी कुछ जगह। तो ऐसे लोगों ने किसान को एक सॉफ्ट टारगेट मान करके और इन बिलों के विरोध में उकसाया है, और उस उकसाहट में एक निश्चित मात्रा के लोग हैं जो इसमें लगे हैं। आम किसान इसमें नहीं है। आम किसान आज भी अपने खेतों में काम कर रहा है, अपने काम को करके आगे अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहा है। लेकिन ऐसे फ्रस्ट्रेटेड जो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड राजनीतिक लोगों को एक ग्रुप जो मिला है, उसके आधार पर ये सारा जो न्यूसेंस है, ये सारी क्रिएट की जा रही है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हरियाणा के लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो अमृत महोत्सव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं? जहाँ तक आंकड़े की बात है, मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि हमारी आबादी मात्र 2% है, और 2% आबादी वाला जो प्रदेश है, सेना में 11% हमारी उपस्थिति है, तो लगभग 5 गुना। तो एक बहुत बड़ा एक दायित्व हरियाणा के नौजवानों के, हरियाणा के जो सैनिक हैं, उन्होंने अपने कंधे पर लिया है कि देश की रक्षा सुरक्षा करना, उसमें कहीं पीछे हटते नहीं हैं। चाहे कोई भी पिछले आज़ादी के बाद के युद्ध हों, उसमें चाहे चाइना का युद्ध रहा हो 1962 का, चाहे वो 1970 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश उसमें अलग बना, वो युद्ध रहा हो, उसके बाद कारगिल युद्ध हो, अभी भी जो छुटपुट ऐसी घटनाएं होती हैं, हरियाणा में अनेकों शहीद जो है अपनी जान गंवाते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, और वो शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों के लिए पहली बात तो यह है कि उनके परिवारों की देखभाल करने का दायित्व ये हरियाणा ने अपने ऊपर लिया है। यानी उनको 50 लाख रुपया ये राशि दी जाती है, परिवार में एक नौकरी दी जाती है, उनका कोई स्मारक बनाने की बात है, वो स्मारक भी बनाया जाता है, उनके नाम से कहीं उनके नाम को अमर रखने के लिए कहीं किसी जगह का नाम, किसी प्रोजेक्ट का नाम रखना, वो नाम भी हम रखते हैं। तो एक प्रकार से उनके बच्चों के, उनके माता पिता की, सबकी चिंता हम करते हैं। जहाँ तक ये अमृत महोत्सव का विषय है, इसके अंदर भी हरियाणा में जहाँ जहाँ शहीदी स्थल हैं, उन शहीदी स्थलों पर हमने और 75 कार्यक्रम करने का ऐसा एक संकल्प लिया है। उसमें कुछ कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये 75 वर्ष हुए हैं आज़ादी को, तो 75 ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हम करेंगे। और उसके लिए कुछ शहीदी स्मारक, बड़े बड़े शहीदी, जैसे अम्बाला में हम एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बना रहे हैं, लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। और 1857 की जो क्रांति है, वो वास्तव में कुछ लोगों का कहना मेरठ से है, लेकिन हमारे अम्बाला के लोग ऐसा मानते हैं, हम भी ऐसा मानते हैं कि इसकी चिंगारी अम्बाला से ही शुरू हुई। पहले अम्बाला के बाद मेरठ, क्योंकि आसपास के स्थान हैं, तो इस इलाके में जगह जगह जो है वो चिंगारी यानी आगे बढ़ती गई है।
आज़ादी के प्राप्त करने में या उससे पहले आज़ादी की जो पहली लड़ाई है 1757 1857, उस समय जो क्रांतियाँ हुई, उस समय हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान लोगों का रहा। जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं जो हमें अपने देश के प्रति, देश के गौरव के प्रति लगाव बढ़ाने में उपयोगी हैं, ऐसे सब स्थानों पर हम कार्यक्रम करेंगे। और इस अमृत महोत्सव में जो भी केंद्र से कुछ सूचनाएं हैं उनका पालन करेंगे, अपनी ओर से भी कार्यक्रम करेंगे। आपका प्रदेश छोटा ज़रूर है, देश की कुल आबादी में कहें 2% ही कंट्रीब्यूशन है लेकिन जब हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हरियाणा का कंट्रीब्यूशन 100% के आसपास है। ख़ास तौर पे लड़कियां, इस प्रदेश की लड़कियों ने खेलों की दुनिया में जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, आगे भी और करेंगी। इसको हम और आगे ले जाएं, इसके लिए प्रेरणा क्या देंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ नौजवानों में, नवयुवतियों में खेलों के प्रति जो लगाव है, वास्तव में तो यहाँ की मिट्टी का ही कमाल है कि हरियाणा में जो पैदा हुआ नौजवान है वो बचपन से ही खेलों में जो अपनी रुचि लेकर के आगे चलता है, उसके लिए हम उसी समय से उसको संभालना शुरू करते हैं। यानी हमने नर्सरीज़, छोटे बच्चों की नर्सरीज़ खोलने के लिए प्रावधान किए हैं। लगभग 500 नर्सरी हमारी बनाने की योजना है, जिसमें हम छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को उसके अंदर और आगे बढ़ाएंगे। खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से भी है बना हुआ, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हम दूर कर रहे हैं। स्टेडियम्स हैं उनके सुधार रहे हैं उनको, हर स्टेडियम में कोच, हर स्टेडियम में अन्य स्टाफ, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और खेलों की जो हमने काउंसिल बनाई है, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, उसके माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से नीचे तक खेलों का व्यवस्था ठीक हो हमारी, और जो खेल प्रेमी हैं उनको कैसे उसका लाभ मिले, ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। ज़मीन से जुड़े रहने का बहुत मैंने अपनी बातचीत में देखा कि आपके प्रशासन में उसका लाभ मिला है, क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की भी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसकी इच्छा है, इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं और इसी फार्मूले के साथ राज्य को आप आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। मनोहर लाल जी, सनसेट टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम बात कर रहे थे विकसित प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से। इसी तरीके से अगले हफ्ते फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए सनसेट टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।